हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आज हम लोग कवर करने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है संक्रामक रोगों से बचाव। यानी जो भी रोग है उससे बचाव करने के लिए जो भी तरीके हैं वो सारे तरीके का, वो सारे विधि का एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के अंतर्गत आपका किया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 यानी शिशु की जानकारी जो नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़िएगा। 2 पार्ट में कवर किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग चैप्टर 2 कवर करेंगे, जिसका नाम है संक्रामक रोगों से बचाव। चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट था। चैप्टर 1 में आपको समझ में आया नहीं आया वो भी बताइएगा, और चैप्टर 1 का कौन कौन नोट बनाए हैं वो भी हमको बताइएगा। जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, इसलिए नोट बनाना जरूरी है। नोट बनाइए तभी याद होगा, अन्यथा वीडियो देख करके आप ज्यादा समय तक यानी लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग संक्रामक रोग जो होता है उससे बचाव करने के विभिन्न तरीकों की, इसके तरीके की जो होते हैं उसकी जानकारी हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बनी रहनी है, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करने का प्रयास करना, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कमेंट सेक्शन में ध्यान नहीं दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि फालतू कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? संक्रामक रोगों से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेंटियल डिजीज। यानी कहने का मतलब यह प्रिवेंटिबल डिजीज यानी दूसरे संक्रामक रोगों का मतलब ही होता है एक दूसरे से फैलने वाला रोग, यानी उससे बचाव के करने के तरीके जो हैं इस चीज का यहाँ एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ना। इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। डियर, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो है संक्रामक रोग और उसके प्रकार तथा रोकथाम और उपचार के बारे में, प्रसार का मुख्य रूप, ये सब सारे चीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब पूरा चैप्टर जो है आपका संक्रामक रोगों के बारे में ही आपका पहला एक्सप्लेनेशन है। संक्रामक रोग के बारे में ही पूरा एक तरह से व्याख्या किया गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्या कहा गया है? संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शंस डिजीज किसको कहते हैं? वह रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों से, यानी रोग जनित कारक चाहे विषाणु हो या फिर जीवाणु हो या फिर कवक हो, फंजाई हो, जैसे प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, ये सब लिया गया है, कारण से होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि टीबी आपका संक्रामक रोग है, मलेरिया संक्रामक रोग है, टाइफाइड संक्रामक रोग है। ठीक है, मलेरिया मच्छर के कारण, टीबी जीवाणु के कारण होता है। जो आपके संक्रामक रोग है यानी रोग जनित कारक, यानी जो भी रोगाणु से होगा, रोगाणु से जो भी कारक फैलते हैं, रोगाणु कारक से जो भी रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। रोगाणु कारक से जो भी कारक रोग होते हैं उससे संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग शरीर में जीवाणु तथा विषाणु के रूप में प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं तथा उपयुक्त तापमान और वातावरण प्राप्त करके तेजी गति से बढ़ते हैं। मतलब जो संक्रामक रोग है ना, जीवाणु और विषाणु आपके शरीर में घुसेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तापमान उनके अनुसार उनको मिल गया तो वह अपने संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि करता है। ठीक है, अपने संख्या में वो वृद्धि करता है, जिसके कारण उसकी संख्या बढ़ जाती है और WBC कमजोर पड़ जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर पड़ता है, और ये विषाणु आपको पूरा कब्जा कर लेता है और बीमार के ग्रस्त में आप आ जाते हैं, बीमार आप पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है, यानी तेजी से बढ़ने लगता है। अब चलिए संक्रामक रोग क्या हो गया। अब चलिए अगला टॉपिक आपका कह रहा है, काफी सिंपल है। संक्रामक रोग की विशेषताएं क्या क्या, इसकी विशेषताएं आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे कि संक्रामक रोग क्या है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें, 5 नंबर का अगर आपके होम साइंस में आया तो आप इसको आराम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग की विशेषता, पहली विशेषता कह रहा है कि प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि होती है, मतलब एक निश्चित काल होता है। ये नहीं कि पूरा साल आपका रहेगा ये संक्रामक रोग, या फिर पूरा जिंदगी भर आपका ये संक्रामक रोग रहेगा। खांसी, सर्दी, मलेरिया, बुखार, ये सब संक्रामक रोग है जो आपका पूरे जिंदगी भर नहीं होता। इसका भी टाइम जो होता है, अवधि जो होता है, पीरियड जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, तथा उस अवधि के बाद वह रोग अपने आप समाप्त हो जाती है, अपने आप वो समाप्त हो जाती है। प्रत्येक संक्रामक रोग अस्वस्थ वातावरण में रहने और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। मतलब क्या? संक्रामक रोग जो होता है ना, अगर आप अस्वस्थ वातावरण में है, किसी व्यक्ति के संपर्क में है, वैसा व्यक्ति जिसका पहले से बीमार है उसके संपर्क में है, तो आपको जो है आपका वो जो बीमारी है, वो जो रोगाणु है, वो रोगाणु आप तक पहुंच जाएगा। इसलिए जो संक्रमित व्यक्ति उससे थोड़ा सा दूरी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उससे दूरी क्या, मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा ना। अब वो बुरा मान जाएगा तो क्या होगा, है ना। अगर यानी दूरी रहनी चाहिए, एक तरह से 1 मीटर 2 मीटर उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपको रोगाणु ना आए, आपके शरीर में ना प्रवेश कर जाए, आप भी बीमार के ग्रस्त में ना आ जाए। ठीक है, तो अस्वस्थ वातावरण और जो पहले से संक्रमित व्यक्ति है, पहले से जो बीमारी है जिसके अंतर्गत उसी के संपर्क में आने से जो है ये रोग फैलता है, संक्रामक रोग। ठीक है, ये
निश्चित काल के लिए होता है। अब देखिए अगला कह रहा है कि अधिकांश संक्रामक रोग एक शरीर पर एक ही बार क्रियाशील होते हैं, यानी एक शरीर पर जो है एक ही बार क्रियाशील होते हैं अधिकांश संक्रामक रोग। ज्यादातर संक्रामक रोग ऐसा ही देखा गया है, एक शरीर पर जो है एक ही बार क्रियाशील होते हैं, ठीक है, क्योंकि संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति में स्वतः ही रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब अगर ये स्वतः उत्पन्न नहीं होगा ना तो आदमी 2 दिन में खलास हो जाएगा। यानी WBC अगर एक्टिव नहीं होगा, व्हाइट ब्लड सेल, देखिए आपका ब्लड 3 प्रकार का है, पहला है आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC आपके रक्त को हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स आपके रक्त को थक्का बनाता है, WBC क्या करता है कि आपके जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी पावर यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो WBC जिसका ज्यादा एक्टिव होगा उसको जल्दी रोग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होता है, यानी WBC की मात्रा, WBC का जो वर्क करने का जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण कोई भी रोग हमको नहीं पकड़ पाता है, जिसके कारण कोई भी रोग जल्दी नहीं पकड़ पाता, वो फिर क्या होता है एक समय के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। यह संक्रामक रोग की यह विशेषता हो गया। अब चलिए अगला है आपका रोग की संप्राप्ति अथवा उद्भवन काल, यानी रोग कब उत्पन्न होने लगता है, यानी जो बीमारी है वो कब उत्पन्न होने लगता है उसका हम लोग देख लेंगे। इसका क्या क्या काल होता है, मतलब इसको हम लोगों को देखना है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब चलिए क्या कह रहा है कि रोग की संप्राप्ति अथवा उद्भवन काल, यानी ये कह रहा है कि यह अवस्था संक्रामक रोग की प्रथम अवस्था होती है, यानी जब रोग पकड़ने लगता है, जब रोग होने लगता है तो ये क्या है संक्रामक अवस्था की, यानी बीमारी की यह प्रथम अवस्था, ये क्या है बीमारी की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं और जल्दी से वृद्धि करते हैं, इस रोग के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। यानी रोग की प्रथम संप्राप्ति में क्या होता है, प्रथम जो स्टेज होता है, यानी प्रथम जो अवस्था होती है, इसमें रोगाणु शरीर में प्रवेश करते और तेजी संख्या में वृद्धि करते, तो उस समय आपको तो रोग का पता नहीं चलता, आपके अंदर जीवाणु विषाणु जो कीटाणु है वो बढ़ रहा है, विषाणु वगैरह बढ़ रहा है, लेकिन आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा। जब वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, जब अपना पूरा विकसित हो जाएगा, खूब हो जाएगा विकसित, तब वो क्या होगा कि आपको बीमारी आने लगेगा, आपको बुखार आने लगेगा, तब उस समय आपके लक्षण पता चलेगा कि हाँ हमारे अंदर ये विषाणु या फिर ये जीवाणु प्रवेश किया है, ठीक है। संक्रामक रोगाणु के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षणों के प्रकट होने तक की अवधि को संप्राप्ति काल कहते हैं। यानी शरीर संप्राप्ति काल, जब देखिए संप्राप्ति काल कब होता है, जीवाणु विषाणु शरीर में प्रवेश किया, शरीर में प्रवेश किया तो है वो, लेकिन जब तक वो बीमारी हम लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक बीमारी हमारे अंदर ना आ जाए, यानी बीमारी जब तक ना दिखे बाहर से, यानी हमको पता ये ना हो जाए कि हम बीमार है, जब तक बीमार व्यक्ति पुष्टि ना हो जाए कि हमको ये बीमारी लगा है, तो ये तब तक ये संप्राप्ति काल नहीं कहलाएगा। जीवाणु का शरीर में आना और उसका रोग उत्पन्न करने में लगा समय, वही क्या कहलाता है संप्राप्ति काल कहा जाता है। प्रत्येक संक्रामक रोग का संप्राप्ति काल अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक संक्रामक रोग का जो होता है संप्राप्ति काल जो होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है, यानी उद्भवन काल जिसको बोलते हैं, यानी रोग होने का समय, यानी रोग होने का समय जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए उद्भवन यानी संक्रामक काल की अगर बात की जाए तो संक्रामक अथवा संक्रमण काल ये क्या कहलाता है कि इस अवस्था में रोग प्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देने के बाद रोगी रोग को फैलाने की क्षमता रखता है, यानी रोगी, अब इसमें क्या होता है संक्रामक अथवा संक्रमण काल, इसमें रोगी जो होता है पूरा तरह से संक्रमित हो जाता है, इसमें रोगी जो होता है पूरा तरह से संक्रमित हो जाता है। अब उसके संपर्क में जो भी आएगा तो उसको भी रोग हो जाएगा, अब उसके संपर्क में जो भी आएगा तो उसको भी जीवाणु इफेक्ट कर जाएगा, उसको भी जीवाणु पकड़ लेगा, वो भी क्या हो जाएगा इफेक्टेड हो जाएगा, वो भी संक्रमित हो जाएगा। या वह काल जिसमें संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी स्वस्थ व्यक्ति के संक्रामक रोग फैलाने की क्षमता रखता है, यह क्या काल कहलाता है संक्रामक काल कहलाता है। तो ये वाला काल में आप संप्राप्ति काल में या फिर उद्भवन काल में अगर आप रोगी के पास जाएंगे तो आपको रोग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि खुद उसको भी नहीं पता होता है कि मेरे अंदर रोग आया है, मेरे अंदर रोगाणु है, जीवाणु है, विषाणु है, उसको भी नहीं पता। उद्भवन काल या फिर संप्राप्ति काल जो पहले वाला काल पड़े ए में, ये बी है आपका, ये संक्रामक काल में पता चल जाता है कि हमको रोग पकड़ा है। संक्रामक काल में व्यक्ति जो है किसी को भी संक्रमित कर सकता है ना, संक्रामक काल में व्यक्ति किसी को भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है। ये हो गया संप्राप्ति काल और संक्रामक काल क्या होता है, संक्रामक काल या फिर संक्रमण काल, संप्राप्ति काल या फिर उद्भवन काल, दो नाम है, यानी संप्राप्ति काल या फिर उद्भवन काल, यानी रोग का उद्भवन तक होने में, यानी रोग को दिखने तक लगा समय संप्राप्ति काल या फिर उद्भवन काल कहते हैं। जब रोग दिख जाता है, जब रोग हो जाता है आदमी को, तो वो संक्रमण काल या फिर संक्रामक काल कहलाता है, ठीक है, संक्रमण काल या फिर संक्रामक काल कहलाता है। तो पहले क्या होगा संप्राप्ति काल की उद्भवन काल, संप्राप्ति काल या उद्भवन काल पहले होगा, उसके बाद
संक्रमण काल या फिर संक्रामक काल होगा। ठीक है, अब चलिए हेल्थ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, बिल्कुल बात है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भी व्यक्ति एक्टिव है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो उसको स्वास्थ्य बोलेंगे। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कोई भी व्यक्ति एक्टिव है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, हेल्थ बोला जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य प्रतिदिन क्या कहलाता है कि स्वास्थ्य प्रतिदिन के जीवन की चुनौतियों का सामना करने में और सफलता पाने में, अनुभव करने में संबंध बनाता है। यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। यानी आप जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे नीचे आने लगता है कि हमसे अब ये काम नहीं होगा। तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका कॉन्फिडेंस लेवल और अनुभव जो होगा वो हाई नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य लेवल यानी स्वास्थ्य की स्थिति हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, हेल्थ का लेवल को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, या किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य बोलेंगे। अच्छा होना, सामाजिक रूप से भी उसका स्थिति अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से भी वो स्थिति में अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर का टेंशन उधर का टेंशन, और शारीरिक रूप से भी उसका स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब उसको क्या बोला जाएगा, स्वास्थ्य बोला जाएगा। यानी स्वस्थ, यानी एक तरह से उनको हेल्थ बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए रोग के बारे में कहा गया, रोग का डेफिनेशन अगर आपको पूछा जाएगा तो किसी प्राणी के अपने वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल प्रतिकार में असमर्थता के अनुभव को रोग कहते हैं। मतलब ये देखिए, रोग अगर व्यक्ति समान वातावरण में जो भी उसके साथ परेशानी आ रही है, या फिर उसके मानसिक रोग भी कहते हैं ना, एक मानसिक रोग भी होता है। अगर आप मानसिक रूप से किसी चीज का सामना नहीं कर पाते हैं तो आपको कहा जाएगा आप मानसिक रूप से कमजोर हैं और आपको कहीं ना कहीं मानसिक रोग है। ये है, हर प्रकार का रोग होता है, वो दिखता नहीं है, वो अलग सी बात है। लेकिन समाज में आप रह रहे हैं, वातावरण में आप अपने आप को समायोजन करने में अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो समझ जाइए आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी को ही क्या कहेंगे, रोग कहेंगे, है ना। वो कमी को ही क्या कहा जाएगा, रोग कहा जाएगा। समझ गए, रोग का मतलब ये नहीं कि यहाँ घाव हो गया, यहाँ बुखार आया, यहाँ इधर सर्दी है, ऐसा नहीं होता। मानसिक रोग भी होता है, और स्वस्थ व्यक्ति जो आदमी चलता है उसको भी कहीं ना कहीं रोग है, हमको भी कहीं ना कहीं छोटा सा रोग का लक्षण होगा। अगर हम ज्यादा टेंशन लेंगे, हम समाज के सामना नहीं कर पाएंगे, मेरे सामने जो चुनौतियां आएगी उसका हम सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं रोग है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देख लेनी है। रोग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बुखार आना, सर्दी आना, घाव होना या फिर सूजन होना, ये सब नहीं होता है। ठीक है, रोग का मतलब होता है कि अगर व्यक्ति वातावरण में अपने आप को समायोजित करने में असफलता महसूस करती है या फिर कमजोरी महसूस करती है तो वो क्या कहलाएगा, रोग कहलाएगा। समझ गए रोग क्या होता है। अब चलिए अगला है आपका बाल्य अवस्था की रोग, यानी बच्चों को बाल्य अवस्था में, यानी बाल्य अवस्था में कौन कौन से रोग होते हैं उसको हम लोगों को देखना है। चाइल्डहुड डिजीज, यानी बच्चे की अवस्था में कौन कौन से रोग होते हैं। रोगों का प्रसार यानी स्प्रेड ऑफ डिजीज, रोगों का प्रसार दो तरीके से होता है। पहला तरीका संक्रामक रोग होता है, यानी संक्रामक रोग, रोगों का प्रसार जो होता है दो तरीके से होता है। पहला तरीका संक्रामक रोग, इन रोगों को संक्रमण रोग भी कहा जाता है। संक्रामक बोला या फिर संक्रमण बोले, दोनों बात सेम है। संक्रामक या फिर संक्रमण, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब चलिए संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। समझ गए, संक्रामक रोग के 3 घटक होते हैं। भाई कितना घटक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये संक्रामक रोग के कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। पहला होता है होस्ट। अब देखिए इसमें भूलना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आएगा, सब्जेक्टिव भी आपका इसी से ही बनेगा। पहला होता होस्ट, यानी जिस व्यक्ति को रोग होता है उसे होस्ट कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति को रोग होगा उसको क्या बोलेंगे, होस्ट कहेंगे। प्रतिनिधि यानी एजेंट, संक्रामक रोग प्रतिनिधियों के द्वारा, एजेंट के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। और माध्यम यानी ये प्रतिनिधि कहलाएगा, जो काम करता है, रोग को फैलाने का काम कौन करता है, ये जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ये सब क्या प्रतिनिधि है। और माध्यम अशुद्ध जल, संक्रामक भोजन, उसके बाद अशुद्ध वायु, ये सब के माध्यम से जाएगा। कीटाणु तो ऐसे नहीं चले जाएगा ना, कीटाणु किस में, संक्रमित भोजन में पाया जाएगा, जीवाणु विषाणु संक्रमित भोजन में पाया जाएगा। इसके माध्यम में, इसके टच में अगर आप आए, अशुद्ध जल, संक्रमित भोजन और अशुद्ध वायु के अगर आप टच में आ गए तो ये आपके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिनिधि आपके अंदर में आ जाएगा। अब देखिए ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से जो होता है आपका संक्रामक रोग के 3 घटक, होस्ट, प्रतिनिधि, माध्यम। होस्ट, प्रतिनिधि, माध्यम। होस्ट क्या होता है, जिस व्यक्ति को रोग है वो क्या है, होस्ट है। जिस व्यक्ति को रोग है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाएगा। प्रतिनिधि कौन, प्रतिनिधि जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, फंजाई, कवक, मलेरिया जो भी है ये सब क्या प्रतिनिधि है। माध्यम, जिससे रोग फैलता है, यानी गंदा जल से रोग फैलता है, गंदी वायु से रोग फैलता है, संक्रमित भोजन से रोग फैलता है। माध्यम, प्रतिनिधि, माध्यम, होस्ट, प्रतिनिधि, माध्यम, होस्ट।
तीन प्रकार का घटक होता है संक्रामक रोग का, भूलना नहीं है, भूल जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तीन प्रकार के घटक होते हैं। अब चलिए संक्रामक रोगों के फैलने का कारण क्या क्या कारण है भाई, हम लोग वो चीज देख लेते हैं। संक्रामक रोगों के फैलने का क्या क्या कारण होता है, इसको हम लोगों को देखना है। पहला जो है कीड़ों के द्वारा, यानी कीड़ों द्वारा क्या होता है, थ्रू इंसेक्ट्स के द्वारा भी मतलब एक तरह से रोग फैलता है। कुछ रोगाणु विभिन्न कीड़ों जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छर से मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया ये सब फैलता है। जू से आपका मतलब जिमा एक तरह से जू से भी फैलता है, ये सब के द्वारा फैलते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले रोग प्लेग हो गया, ज्वर हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया, ये सब क्या है मतलब इंसेक्ट्स यानी कीड़ों के द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। प्लेग भी कीड़े के द्वारा फैलने वाला रोग है। ज्वर, डेंगू, बुखार ये सब क्या है, मलेरिया वगैरह ये सब तो मच्छर से फैलता है। मच्छर क्या एक प्रकार का कीड़ा है, मच्छर क्या एक प्रकार का कीड़ा है जो उड़ता है। उड़ता है तो ऐसा नहीं कि ये कीड़ा नहीं है, उड़ने वाला भी हर एक कीड़ा होता है, बहुत प्रकार का कीड़ा होता है, जिसमें से मच्छर भी एक क्या है, कीड़ा है जो रोग फैलाता है। दूसरा है संपर्क, यानी संपर्क द्वारा, यानी थ्रू कांटेक्ट, यानी दांत खुजली, आंखें दुखना, प्रजनन संबंधी रोग आदि जो होता है संपर्क के द्वारा फैलता है। प्रजनन संबंधी रोग जो होता है ये सब क्या होता है, संपर्क के द्वारा फैलता है। तीसरा है भोजन द्वारा, भोजन द्वारा रोगाणु फैलने का कार्य अधिकतम मक्खियां करती है। यानी मक्खी जो होता है, मक्खी कभी ये भोजन में बैठेगा, फिर आपका मक्खी कहीं भी बैठेगा, वो आकर के आपके भोजन में बैठेगा, तो वो क्या किया, वहां का संक्रमण जो रोग है, वहां का जो कीटाणु हो वो उठा करके आपके भोजन में डाल दिया, ठीक है। तो मक्खियां भी क्या होती है, रोगों को फैलाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो संक्रामक रोग के फैलने का ये कारण हो गया। अब देखिए बहुत सारे कारण दे सकते हैं। गंदे जल, यानी जल के द्वारा भी रोग फैलता है, ठीक है, गंदे जल के द्वारा रोग फैलता है। और गंदा जल के द्वारा सबसे ज्यादा अगर रोग फैलता है तो ये अतिसार फैलता है। अतिसार सबसे भयंकर रोग है जो गंदे जल के कारण होता है, यानी थ्रू वाटर, यानी वेस्ट वाटर, यानी कुछ रोगाणु जल के माध्यम से शरीर को संक्रमित यानी रोगग्रस्त कर देते हैं, जैसे कि आपका अतिसार, टाइफाइड, पीलिया। टाइफाइड भी गंदे जल से होता है, पीलिया रोग भी गंदे जल से होता है, ये संक्रमित रोग है। दूसरा है आपका यानी वायु के द्वारा क्षय रोग, यानी जो आपका टीबी है, टीबी जो होता है जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु यानी टीबी जीवाणु के कारण होता है। एमई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो वायु के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है, दूसरे व्यक्ति को पकड़ता है। जुकाम होता है, काली खांसी, चेचक, डिप्थीरिया, खसरा, ये सब क्या होता है, वायु के द्वारा फैलने वाले रोग, जल के द्वारा फैलने वाले रोग, भोजन के द्वारा फैलने वाले रोग, संपर्क के द्वारा फैलने वाले रोग, ये सब आपको याद रखना, ठीक है। ये यानी रोगों का, संक्रामक रोग का फैलने का माध्यम, यानी संक्रामक रोग फैलने के कारण, यानी संक्रामक रोगों का फैलने का कारण कौन सा कारक है, कीड़ों द्वारा फैलता है, संपर्क के द्वारा फैलता है, भोजन द्वारा फैलता है, जल द्वारा फैलता है, वायु द्वारा फैलता है, ठीक है। अब चलिए अगला आपका है प्रदूषित वायु से होने वाले, प्रदूषित वायु से होने वाले रोग, यानी प्रदूषित वायु से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं उसको हम लोगों को देख लेना, क्या, ठीक है, उसको हम लोगों को देख लेना है। प्रदूषित वायु से होने वाले रोग, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, काली खांसी, क्षय रोग हो जाएगा, उसके साथ साथ ये सब क्या है, प्रदूषित वायु से होने वाला रोग है। अब देखिए इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर जो है नियंत्रण कैसे किया जाए। इस पर कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि संक्रमित व्यक्ति मुंह व नाक में अपना कपड़ा रखे, अपना साफ रखे, साफ सफाई का ध्यान रखिए, दूसरों से दूरी बना के रखिए, यानी जिसको भी अगर संक्रमण, जिसको भी रोग है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए ताकि आप उसके संपर्क में ना आए और उससे आप रेगू से जो रोग है उससे आप बचे रहे। टिश्यू पेपर का प्रयोग कीजिए, ये क्या है, नियंत्रण विधि है, फिर यानी जो सफाई करने के जो भी साधन है उससे आप संक्रामक रोग को कम कर सकते हैं, यानी गर्म पानी का मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ये सब क्या है, मतलब अपने से जो भी चीज है आपके माइंड में आएगा उसको आपको लिख देना है पॉइंट बना करके, यानी संक्रामक रोगों के नियंत्रण की विधियां, ठीक है। अब चलिए अगला आपका क्वेश्चन आएगा डियर, प्रदूषित भोजन से होने वाले रोग, यानी प्रदूषित भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं। पीलिया यानी जॉन्डिस जो होता है प्रदूषित भोजन से होता है, पीलिया, पोलियो, अतिसार, पेचिस, ठीक है, हैजा, ये अतिसार जो होता है प्रदूषित जल से भी होता है, ठीक है। तो प्रदूषित जल से भी होता है और प्रदूषित भोजन से भी होता है, ठीक है। पीलिया, पोलियो, अतिसार, पेचिस, हैजा, ये सब क्या है, प्रदूषित भोजन से होने वाला रोग है। इसको क्या बोलेंगे, प्रदूषित भोजन से होने वाला रोग बोलेंगे। यानी अगर भोजन अगर प्रदूषित है, मतलब कोई मक्खी आकर के भोजन में अगर बैठ गया है तो वो भोजन अगर आप खाएंगे तो आपके अंदर रोग फैलेगा, पीलिया, पोलियो, जॉन्डिस, अतिसार, हैजा, ये सब फैल जाएगा। इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको नियंत्रण करने के लिए हाथों को अच्छी तरह से धोइए, ठीक है, भोजन को भी अच्छी तरह से धोना, भोजन को भी अच्छी तरह से ढक करके रखिए, पानी को उबाल कर पीजिए, यानी गर्म पानी को उबाल कर पीजिए, मक्खियों से भोजन को सुरक्षित रखिए, यही सब नियंत्रण करने का एक विधि है, ठीक है। दूसरा है प्रदूषित मिट्टी से होने वाले रोग की अगर बात की जाए तो टिटनेस जो है, यानी टिटनेस अगर छोटा सा अगर कहीं कट जाएगा तो टिटनेस होगा, ये प्रदूषित मिट्टी के कारण टिटनेस फैलता है। कृमि जो है प्रदूषित मिट्टी के कारण फैलता है, कृमि भी क्या है, प्रदूषित मिट्टी के कारण फैलता है, और टिटनेस भी प्रदूषित मिट्टी के कारण फैलता है। अगर इस पर कंट्रोल करना हो, इस पर अगर नियंत्रण करना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घाव को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक के माध्यम से धोना पड़ेगा, जहां भी कट गया है, जहां भी सूजन हुआ उसको धोना पड़ेगा, और मिट्टी से फैलने वाले रोगों से बचाव करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब क्या है, बचाव के उपाय हैं, ये सब आपसे बचाव कर सकते हैं, इससे आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला आपका है जीवाणु, विषाणु तथा कीटाणु से प्रभाव होने वाले रोग।
जीवाणु, कीटाणु और विषाणु के प्रभाव से होने वाले रोग। बताइए कौन कौन से रोग होंगे। जीवाणु से आप दे दीजिए, जीवाणु से दे दीजिए आप टीबी, यानी सबसे भयंकर रोग होता है, यानी क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो एक प्रकार का जीवाणु है। वहां ले लीजिए एचआईवी यानी एड्स, एचआईवी क्या है पर का विषाणु है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, ये जो एक प्रकार का विषाणु है जो आपके एड्स का कारण है, एड्स इसी के कारण होता है। ठीक है, फाइलेरिया मलेरिया जो आपके मच्छर से फैलते हैं। देख लेते हैं जीवाणु, विषाणु और कीटाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो मलेरिया और फाइलेरिया जीवाणु कीटाणु से, ये सब मतलब दोनों सभी चीज से फैलता है, यानी मलेरिया और फाइलेरिया जो है सभी चीज से फैलता है, कीटाणु विषाणु और जीवाणु से फैलता है। इसको नियंत्रण करने की क्या विधि है, तो वातावरण को आप स्वच्छ रखिए, यानी जहां भी आप रह रहे हैं, घर द्वार आंगन जो भी है आपका, उनको स्वच्छ रखने का काम कीजिए, रूम को स्वच्छ रखने का काम कीजिए। तो ये जो है वो रोग, ये रोग जो है आपको नहीं पकड़ेगा। मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, तो मच्छर खाएगा तो फिर मलेरिया वगैरह पकड़ जाएगा, पकड़ लेगा। तो ये सारा चीज का प्रयोग कीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग, दाद, खुजली, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष फिर अप्रत्यक्ष रूप से फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया भी है। इसको अगर नियंत्रण करने की बात की जाए तो रोगी व्यक्ति के संपर्क में से बचिए, यानी जिसको भी ये रोग है, दाद, खुजली वगैरह है, उससे संपर्क से आप बचिए, आपका नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, संक्रामक रोगों के बारे में भी चर्चा चल रही थी। किसके बारे में, संक्रामक रोगों के बारे में भी चर्चा चल रही थी। अब चलते हैं रोग के बारे में। अब क्या है, डिजीज के बारे में चलते हैं। ठीक है, डिजीज के बारे में चलते हैं। अब चलिए डिजीज के बारे में, हर एक रोग के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो बच्चों, हम आपको बता देते हैं ये सब चीज जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, मेरा अभी कंपटीशन का एग्जाम है। ठीक है, मेरा कंपटीशन का एग्जाम है, तो ये सब हमको अभी पढ़ना पड़ रहा है। अगर हम ये सब पढ़ते 12th क्लास में, तो अभी हमको पढ़ना पड़ता नहीं, पढ़ना पड़ता। इसलिए अभी से पढ़िए, अभी से पढ़िए, बाद में उसको पढ़ने का अगर जरूरत पड़ेगा, कोई कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको दोबारा समय देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको 6 से लेकर 12th तक सारा बुक हमको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम पढ़े नहीं है। 6, 7, 8 हम पढ़े ही नहीं है। जान भी करते हैं कि बिहार के बच्चों का क्या हाल है, डायरेक्ट 9th में जाता है, मैट्रिक करता है, 12th करके, इंटर करके फिर आगे बढ़ने लगता है। 6, 7, 8 अपना एकदम खेलने में मस्ती रहता है। तो जो बच्चे अभी नहीं पढ़े तो वो सब हमको पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए अगर आप लोग लाइफ में पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ाई इंटर करके अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहे। जो पढ़ना चाहते हैं, आगे चल के कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, जॉब वगैरह लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सब आराम से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए, ईमानदारी से सारा चीज होगा। लेकिन हम मेरे अंदर ये चीज आया कि अगर काश हम भी पढ़े होते, काश हम भी इसको अच्छे से पढ़े होते 12th में, इंटर में, तो हमको आज ये पढ़ने की नौबत नहीं आती, क्योंकि मेरे सामने अभी कंपटीशन का एग्जाम है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको पढ़िए, ताकि उस समय अगर आप लोग के सामने आए तो आप लोग के मन से, आप लोग के दिल से यह ना निकले कि हम काश 12th में पढ़ लिए होते, मेरे जैसा निकलता है। ठीक है, तो हम 12th में नहीं पढ़े, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों को टाइम का मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए टीबी रोग के बारे में अगर देखी जाए, यानी रोग, पहला रोग क्या है, टीबी। ये जीवाणु के कारण फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये याद रखना है। संक्रामक रोग, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या है, दूषित वायु के कारण फैलता है। और संप्राप्ति काल जो होता है 15 से 30 दिन, 15 से 30 दिन, यानी जो रिकवरी टाइम होता है टीबी का 15 से 30 दिन। इससे अगर ज्यादा है तो खतरनाक है भाई, इससे ज्यादा है तो खतरनाक है भाई। तो पूरा फेफड़ा को खत्म कर देगा, पूरा लंग्स को, दोनों लंग्स को खत्म कर देगा ये, यानी टीबी जो है दोनों लंग्स को, दोनों फेफड़ा को खत्म कर देगा। ठीक है, लक्षण, यानी रोग का लक्षण, भार में कमी, हल्का जबरन होना, उसके बाद भूख में कमी, थकान, यानी पूरा शरीर, मतलब क्या करता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने, बहुत खतरनाक जीवाणु भाई, ये जो है बहुत ही खतरनाक है ना। ये क्या करता है कि एक तरह से पूरा जो आदमी का जो लंग्स होता है ना, यानी फेफड़ा होता है, उसको खा ही जाता पूरा। जैसे कि पत्ती, पेड़ को देखते हैं, पेड़ का पत्ती को कीड़ा कैसे खाता है, ठीक है, वैसे पूरा खा लेता है। बहुत खतरनाक रोग है। इसलिए किसी को भी अगर होगा समाज में, या फिर किसी को भी आपके फैमिली में अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन भी होगा ना, आपके घर में जितना भी हो, जमीन बेच के कहे ना, उसका इलाज करा लेना है। ठीक है, ये सब रोग में अगर पकड़ता है तो ये सब रोग में देरी नहीं करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, तो भार में कमी होगा, हल्का जबरन होगा, उसके बाद भूख में कमी होगा, उसके बाद थकान होगा। ये सब जो है रोग है, ये सब मतलब एक तरह से क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस उसको बोलते हैं। इसका रिकवरी डेट जो है 15 से 30 दिन होता है। अगर आपको 15 से 30 दिन के अंदर आपका रिकवरी हो गया, डॉक्टर की दवाई आप चला रहे हैं, रिकवरी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 30 दिन से आगे बढ़ गया तो फिर आपको थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ेगा, इसमें ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपका जीवन खतरे में जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा रोग के बारे में पढ़ेंगे, डिप्थीरिया के बारे में, है ना। डिप्थीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या करा है, रोगाणु का नाम क्या है, रोगाणु का नाम, यानी इस डिप्थीरिया रोग को फैलाने वाला, यानी जैसे कि टीबी को फैलाने वाला कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसी तरह से डिप्थीरिया को फैलाने वाला कोरिने बैक्टीरियन डिप्थीरी लगा हुआ है इसका। ठीक है,
कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थरी, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थरी, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थरी। यहाँ देखिए बैक्टीरियम यहाँ लगा हुआ, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ बैक्टीरियम डिप्थरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ कोरिने लगा हुआ, आगे क्या है कोरिने, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थरी। ये क्या, इससे क्या फैलता है, डिप्थीरिया रोग फैलता है। रोग का संक्रामक रोग संदूषित वायु और भोजन, ये देखिए भोजन से ही सारा रोग फैलता है, यानी संदूषित वायु और भोजन से ही सारा रोग लगभग फैल रहा है, ठीक है, संदूषित वायु और भोजन। दूसरा है संप्राप्ति काल, रिकवरी डेट अगर देखिए 2 से 5 दिन, इसमें ज्यादा मतलब खतरे वाली बात नहीं होती है। डिप्थीरिया में 2 से 5 दिन, उसमें संक्रामक रोग यानी टीबी की अगर बात की जाए तो उसमें रिकवरी टाइम कब था, 15 से 30 दिन तक, 30 दिन तक क्या था रिकवरी का टाइम था, 15 से 30 दिन तक क्या था रिकवरी का टाइम था। लेकिन इसमें डिप्थीरिया में देखा जाए 2 से 5 दिन होता है। रोग का लक्षण खांसी हो जाएगा, गले में दर्द हो जाएगा तथा सूजन हो जाएगा, सांस लेने में कमी आ जाएगी, ये सब क्या होगा काम ही हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से खांसी, गले में दर्द, सूजन, सांस लेने में कमी, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होगी, तो ये सब क्या है डिप्थीरिया का रोग है, ठीक है, ये सब क्या है डिप्थीरिया कहते हैं इसको। अब चलिए काली खांसी की अगर बात की जाए, वुपिंग कफ की अगर बात की जाए तो इसमें जो होता है, यानी ये जो रोग होता है बैसिलस परट्यूसिस, बैसिलस परट्यूसिस के कारण होता है। इसका भी मोड देखिए, इसका भी वायु ही है, लगभग जिसका जितना भी संक्रामक रोग फैल रहा है ना, सब वायु के कारण, दूषित वायु के कारण फैल रहा है, खांसने तथा छींकने से फैल रहा है। इसका रिकवरी रेट 6 से 8 दिन होता है, और ये रोग होने के कारण हल्की खांसी होती है, उल्टी तथा कमजोरी होती है, ठीक है, खांसी, उल्टी तथा कमजोरी होती है, ये काली खांसी इसको कहते हैं, ठीक है। अगला रोग है आपका टिटनेस के बारे में। ये कटने फटने के कारण होता है, लोहा वगैरह अगर कहीं लग गया शरीर में, वो अगर मिट्टी के संपर्क में आ गया तो वो दर्द करने लगेगा, वो क्या है टिटनेस फैलता है उससे, ठीक है। टिटनेस यानी टेटानस बैसिलस, ये क्या हो जाएगा टेटानस, टिटनेस जो फैलता है टिटनेस बैसिलस से फैलता है। टेटानस इसको नहीं टेटानस लिखा गया है, ठीक है, टिटेनस, टिटेनस हो जाएगा, ठीक है, टिटेनस बैसिलस से फैलता है। और रोग का संक्रमण यानी मोड ऑफ इंफेक्शन देखी जाए तो जंग लगे लोहे, यानी जंग लगे लोहे से चोट लगना, ये जंग लगे लोहे से चोट जो लगता है, लोहा से अगर चोट लगेगा आपको ना तो उससे क्या फैलता है टिटनेस फैलता है, ठीक है। तथा और गंदे स्थानों पर गिरने से, धूल के कण से चिपक जाना, ये भी क्या है, इससे भी टिटनेस फैलता है। इसका रिकवरी डेट है 3 से 3 दिन से 3 सप्ताह, 3 दिन से 3 सप्ताह, यानी 3 सप्ताह को दिन में बदल दीजिए तो 21 दिन, यानी 3 से 21 दिन, 3 दिन से 21 दिन, या फिर 3 दिन से 3 सप्ताह भी बोल सकते हैं, सप्ताह को दिन को यहाँ सप्ताह में बदल दिया गया है 21 दिन को, ठीक है। तो 3 दिन से 3 सप्ताह तक रोग का लक्षण सिर दर्द होगा, बेचैनी होगी, गर्दन पर दर्द होगा, अकरन होगा, शरीर वगैरह एकदम ऐठेगा, एकदम पूरा बुखार वगैरह आएगा, ये क्या होता है टिटनेस होता है इससे, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका पोलियो, जो जीवाणु के कारण फैलता है, ठीक है, पोलियो सॉरी विषाणु के कारण फैलता है, विषाणु के कारण जो फैलता है, वायरस के कारण पोलियो फैलता है। संक्रमण का मोड अगर देखी जाए तो संदूषण, यानी संदूषण का मतलब वायु संदूषित होगा या फिर आपका भोजन संदूषित होगा, ये संक्रमण का एक तरह से मोड है, ठीक है। संप्राप्ति अगर काल देखी जाए, रिकवरी डेट 7 से 21 दिन, 7 से 21 दिन। अब देखिए ये जो है ना आपका टीबी का कितना था 15 से 30 दिन, इसका क्या है पोलियो का विषाणु से फैलता है, पोलियो जो है विषाणु से फैलता है, जिसका संक्रमी यानी रिकवरी डेट जो है 7 से 21 दिन है। रोग का लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित मांसपेशी, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित मांसपेशियां, ठीक है। रोग पोलियो रोग, पोलियो रोग में जो होता है ना मांसपेशी वहां ऐठने लगता है, कभी हाथ टेढ़ा हो जाएगा, कभी पैर टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या है पोलियो का लक्षण है। पोलियो किसके कारण, विषाणु के कारण फैलता है। और टीबी किसके कारण, जीवाणु के कारण, टीबी जीवाणु के कारण, पोलियो विषाणु के कारण, एड्स विषाणु के कारण, ठीक है, यानी एड्स बीमारी है, बड़े बड़े खतरनाक लेवल का बीमारी सब होता है, उसको याद रखना है कि कौन किसके कारण फैलता है, ठीक है। तो जीवाणु के कारण कौन फैलता है, टीबी फैलता है, और जो आपका टीबी फैलता है, जीवाणु के कारण जो आपका टीबी फैलता है, और आपका एक तरह से जो विषाणु है, विषाणु के कारण आपका क्या फैलता है, एड्स फैलता है। और पोलियो भी क्या होता है, विषाणु के कारण ही फैलता है, पोलियो जो है आपका विषाणु के कारण ही फैलता है। अब देखा जाए खेसरा अग्नि, खेसरा की अगर बात की जाए जिसको मेसल्स कहते हैं, देखिए खेसरा जो है ये विषाणु के कारण फैलता है। खेसरा भी जो है आपका किसके कारण, विषाणु के कारण, वायरस के कारण फैलता है। संक्रमण रोग की अगर बात की जाए, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए तो ये प्रत्यक्ष संपर्क के कारण होता है। रिकवरी डेट 7 से 14 दिन है। रोग का लक्षण शरीर में दाने निकलेगा, शरीर में दाना निकल आएगा, खेसरा में खांसी तथा जुकाम होगा, पेट दर्द और उल्टी दस्त होगा, ठीक है। ये सब मतलब लक्षण, संप्राप्ति काल, रोग का संक्रमण और रोग का नाम, ये हर हाल में याद होना चाहिए। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, हम शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए। रोगाणु का नाम विषाणु, रोग का संक्रमण रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क से आने से, संक्रमण काल 7 से 14 दिन, रोग का लक्षण शरीर में दर्द, यानी ये सब क्या है मतलब डायरेक्टली आपको हम पॉइंट लिखे हैं, इसलिए इसी तरह से हम नोट्स से सजाए हैं, इसी तरह से हम ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आए, ऐसा नहीं कि हम कुछ से कुछ लिख दें, ठीक है। तो इसलिए जो मेन यही याद रखना, क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाएगा, फालतू हम काहे याद करेंगे, फालतू काहे याद करेंगे हम, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा जिससे उसको पहले याद करेंगे, जब इसको याद कर लेंगे फिर अगर टाइम मिलेगा तो फिर क्वेश्चन
एग्जामिनेशन बैंक वगैरह हम कराएंगे लास्ट में, ठीक है, उसको हम कराएंगे, उसके लिए फिर टाइम देंगे, ठीक है, ये चीज हो गया। अब चलिए अगला है आपका हैजा के बारे में, है ना। हैजा के बारे में देख लेते हैं क्या करा है। यानी हैजा जो कोलेरा है तो इसका संक्रमण अगर देखी जाए, यानी ये जो होता है ये विब्रो कोमा के कारण होता है। हैजा ये अलग हो गया, अब विब्रो कोमा के कारण हैजा होता है। हैजा जो कोलेरा जो होता है वो विब्रो कोमा के कारण होता है, ये चीज आपको याद रखना। किसके कारण? विब्रो कोमा के कारण होता है। रोग का संक्रमण यानी मोड ऑफ इंफेक्शन देखी जाए तो प्रदूषित जल हो जाएगा, संक्रमित भोजन और अस्वच्छ वातावरण हो जाएगा। संप्राप्ति काल यानी रिकवरी डेट देखी जाए तो 4 से 36 घंटा, ये क्या है? घंटा है। सभी दिन को हम क्या दिन में देख रहे थे, सभी बीमारी जो है वो दिन में देख रहे थे, लेकिन ये घंटा है। 4 से 36 घंटा, 24 घंटा नहीं, या 24 दिन में एक दिन प्लस एक दिन, 24 12 36, एक दिन यानी 1.5 दिन लगेगा, यानी 1.5 दिन, 1.1/2 यानी दिन को यहाँ घंटा में बदल दिया, दिन को यहाँ क्या गया? पूर्णांक में ना लेकर घंटा में बदल दिया, यानी 4 से 36 घंटा इसका क्या होता है? रिकवरी डेट होता है हैजा का। और विब्रो कोमा के कारण फैलता है, पोलियो वायरस के कारण फैलता है, ये चीज आप याद रखिए। पोलियो भी क्या होता है? वायरस के कारण फैलता है। पोलियो किसके कारण? वायरस के कारण फैलता है, ये चीज याद रखिएगा। पोलियो वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। हैजा विब्रो कोमा के कारण फैलता है। अब देखिए अतिसार के बारे में आया। अतिसार किसके कारण फैलता है? ठीक है, देखिएगा अतिसार जो है ये आपका बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अतिसार किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण फैलता है। रोग का अगर संक्रमण देखी जाए, मोड ऑफ इंफेक्शन देखी जाए तो यह संक्रमित दूध हो जाएगा, उसके बाद प्रदूषित जल हो जाएगा। लक्षण देखी जाए तो निर्जलीकरण की स्थिति। निर्जलीकरण का मतलब होता है शरीर से जल का निकलना। निर्जलीकरण का मतलब होता है शरीर से जल का निकलना। शरीर से जल का निकलना, शरीर से जल का निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। नल हो गया भाई, कैसे क्या हो गया? यहाँ क्या होगा? जल का निकलना। शरीर से जल का निकलना क्या कहलाता है? जल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। शरीर से जल का निकलना ही क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति आ जाएगी, उल्टी दस्त हो जाएगी। जब उल्टी हुआ तो खुद जल निकलेगा, ठीक है, उल्टी हुआ तो जल निकलेगा, पेट में दर्द हो जाएगा। ये सब क्या अतिसार का लक्षण है। इसका अगर रिकवरी डेट देखी जाए तो इसका भी 4 से 36 घंटा रिकवरी डेट होता है। इसका भी रिकवरी टाइम कितना होता है? 4 से 36 घंटा होता है। इसका भी रिकवरी टाइम जो होता है 4 से 36 घंटा होता है ना, समझ गए। अब चलिए अगला देखेंगे, अगला आपका क्या कह रहा है ना। अगला हम देखेंगे, काफी सिंपल है, बताइएगा रोग क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, इस चीज को हम लोगों को देखनी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता देख लेते, 1 सेकंड। इम्यूनिटी पावर देखिए, WBC जिसका ज्यादा मजबूत होगा ना उसमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगी। WBC जिसका ज्यादा मजबूत होगा उसका इम्यूनिटी पावर जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। इम्यूनिटी पावर किसका ज्यादा होगा? जिसका WBC मजबूत होगा। रोग क्षमता, रोध क्षमता, इम्यूनिटी यानी व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की योग्यता यानी क्षमता, रोध क्षमता कहलाता है। अतः रोध क्षमता का शाब्दिक अर्थ शरीर को रोगों से बचाने की क्षमता है, ठीक है, यानी रोगों को बचाने की क्षमता। रोध क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। रोध यानी रोगाणु क्षमता, इम्यूनिटी पावर 2 प्रकार का होता है। पहला हम देख लेते हैं प्राकृतिक, जो मां का दूध से प्राप्त होता है। प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता जो मां का दूध से प्राप्त होता है। मां के दूध से प्राप्त होने वाली रोध क्षमता को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक या जन्मजात बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए नेचुरल इम्यूनिटी, यह क्षमता शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोग विरोधी तत्वों के कारण होते हैं, जो रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश करने से रोकता है तथा रोगाणु शरीर में यदि प्रविष्ट हो भी जाए तो उनसे संघर्ष करके उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। शरीर में प्राकृतिक रोधक क्षमता बनी रह सकती है जब शरीर में उपलब्ध WBC शक्तिशाली हो, यानी WBC की बात हम पहले से ही कर रहे हैं, शक्तिशाली हो। यदि यानी व्यक्ति का आहार संतुलित तथा पौष्टिक हो। जन्म के तत्काल बाद कोलेस्ट्रम, देखिए कोलेस्ट्रम क्या होता है कि कोलेस्ट्रम जन्म के तत्काल बाद, मां का तो दूध होता है ना, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ तो व्यक्ति का जैसे जन्म होता है, जो उस टाइम जो मां का दूध होता है 6 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर जो है मां को मतलब बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। तो मां का उस समय का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें जो होता है कोलेस्ट्रम की मात्रा ज्यादा होती है। और मां का जो दूध होता है 6 महीने तक उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को 6 महीने तक जो है दूध ही पिलाना चाहिए मां का, और दूध के अलावा कोई भी पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। पेय पदार्थ हो या फिर कोई खाद्य पदार्थ हो उसको मुंह तक नहीं जानी चाहिए बच्चों के, ठीक है। सिर्फ मां का दूध पिएगा, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रम में ही WBC ज्यादा मजबूत बनता है, कोलेस्ट्रम में ही प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम तथा माता का दूध लिया हो, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रम अगर नहीं पिएगा, मान चलिए कोई बच्चा जो है अगर जन्म ले लिया और उसको पैकेट का आप दूध पिला रहे हैं, पैकेट का दूध पिला रहे हैं, उसको आदत बना दिए पैकेट का दूध पिलाने का, तो क्या वो बच्चा का शरीर आगे चल के कुछ काम कर रहेगा? आगे चल के तो उसको रोग पकड़ेगा। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो डॉक्टर के पास दौड़ेगा, ठीक है। बड़े जब हो जाएंगे सिर्फ वो डॉक्टर के पास दौड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज का ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज का ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे को 6 महीने के अंदर क्या देना है, नहीं देना है,
है दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है, क्योंकि उसको कोलेस्ट्रम की पूर्ति करनी है। कोलेस्ट्रम एक ऐसा पदार्थ है जो WBC को मजबूत करता है, और WBC मजबूत होने के कारण रोग से लड़ने की क्षमता शरीर को प्राप्त होती है। अगर WBC कमजोर हो जाएगा तो बच्चे को कोई भी रोग पकड़ेगा आगे चल के, तो वो फिर रोग के ग्रस्त में आ जाएगा, रोग से जल्दी छुटकारा नहीं पाएगा वो। ठीक है, अब चलिए माता का दूध के बारे में कह रहा है। माता का दूध में क्या क्या होती है, माँ का दूध में वो चीज हम देख लेते हैं। परोस के तत्काल 24 से 48 घंटे के अंदर ही माता को स्तनों से दूध आना शुरू हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 दिन के अंदर जो जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके बच्चे की माँ जो होती है उनके स्तन में दूध आना शुरू हो जाता है। शुरुआत के 2-3 दिनों तक स्तनों से गाढ़ा पीले रंग का जो द्रव यानी होता है वो क्या होता है, उसी को कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। कहा जाता है माता के दूध में विटामिन ए, ठीक है, प्रोटीन, प्रतिरोधक तत्व की अवधि अधिकता होती है। कोलेस्ट्रम जो होता है 10 ml से 40 ml की मात्रा तक ही निकलता है। अब देखिए ये भी एवरेज निकाला गया, ये जो है एवरेज है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी में ज्यादा हो सकता है किसी में कम भी हो सकता है। कोलेस्ट्रम की मात्रा ज्यादा नहीं है बच्चों का, 10 से 40 ml ही है। कितना, 10 से 40 ml तक ही मात्रा तक निकलता है, और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा पाचक रसों का निर्माण होता है जो बच्चों को कई बीमारियों से बचाए रखता है। ठीक है, बच्चों को कई बीमारियों से बचाए रखता है। ये हो गया माता की दूध के बारे में। कोलेस्ट्रम का मेन उसमें जिक्र किया गया है। प्रोटीन और विटामिन ए होता है। प्रोटीन और विटामिन ए, कौन सा विटामिन होता है भाई, विटामिन ए और प्रोटीन होता है, और इसके अलावा कोई विटामिन का चर्चा नहीं किया गया। याद रखिएगा, विटामिन ए और प्रोटीन अगर मात्रा अगर देखी जाए तो शुरुआत में जो है 10 से 40 ml, कितना, 10 से 40 ml निकलता है, जो आपके काफी उपयोगी होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, अब चलिए अगला आपका है स्तनपान की उपयोगिता। देख लेंगे स्तनपान की उपयोगिता के अंतर्गत क्या है कि शिशु को स्तनपान कराने से माता व शिशु दोनों को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। माता का दूध शिशु को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है तथा भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए भावनात्मक सुरक्षा, अब देखिए सिंपल सी बात है, जब माता को बच्चे से दूर कर दिया जाए या फिर बच्चे को माता से दूर कर दिया जाए तो बच्चे डरेंगे। जब बच्चे गोद में आते हैं तो वो काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी पूरा सेफ महसूस करते हैं कि चल अब ठीक है, अब जोन जो है अब प्रोटेक्शन में है, अब बिल्कुल सही है, कोई हमको कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कहाँ आ गए, माता के गोद में आ गए। ठीक है, तो बच्चा को वहां भावनात्मक सुरक्षा का महसूस होता है। वहां क्या होता है कि भावनात्मक सुरक्षा यानी उसको सिक्योरिटी फील होता है कि हम सिक्योर हैं यहाँ। अगर बच्चे को गोद से छोड़ दिया जाए, उतार दिया जाए, तो फिर बच्चे वहां भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाएगा, भावनात्मक विकास नहीं हो पाएगा बच्चे का। ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्तनपान कराने से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। स्तनपान अगर नहीं कराएगा तो कोलेस्ट्रम कहां से आएगा, कोलेस्ट्रम जब नहीं आएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा ही नहीं। ठीक है, स्तनपान 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु को 30% तक रोकता है। अब देखिए यहां बहुत बड़ा पॉइंट है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं ना, 5 वर्ष से कम जितने भी बच्चे हैं, अगर आप उसको दूध पिलाते हैं, अगर आप उसको माता का दूध पिलाते हैं तो उनकी मृत्यु का चांस जो है, यानी जो उनका डेथ होने का चांस है 13% घट जाता है। कितना प्रतिशत, 13% घट जाता है, यानी 13% तक रोकता है। माता के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन लैक्टोएल्बुमिन शिशु ठीक प्रकार से पचा सकता है। अब देखिए प्रोटीन की तो बात हम कहें कि माता के दूध में कोलेस्ट्रम पाया जाता है, कोलेस्ट्रम में प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, लेकिन प्रोटीन भी तो बहुत प्रकार का होता है ना, प्रोटीन भी बहुत प्रकार का होता है। जिस तरह से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसी तरह से ई के तक होता है, तो ये क्या है, विटामिन का प्रकार है, उसी तरह से प्रोटीन का प्रकार है। लेकिन माता के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोएल्ब्यूमिन, याद रखना है कौन सा प्रोटीन, लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, ये पचा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पार्ट 1 है डियर, ये है आपका पार्ट 1, यानी चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा। पार्ट 2 जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा, पार्ट 2 का जो कंटेंट है आपका यहां से स्टार्ट होगा, सेकंड पॉइंट से। ठीक है, पार्ट 2 का पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट से स्टार्ट होगा। देखिए हम टोटल आपका जो इसमें पेज बनता है, टोटल जो पेज नंबर ऑफ पेज है नोट का 12 है, जिसमें से हम 6 आपको कवर करा दिए। यहां अगर आपको दिखाई देता होगा तो यहां देखिए, ठीक है, टोटल 6 कवर, टोटल कितना है 12 है, 6 कवर करा दिए। अब पार्ट 2 में हम उसको 6 को कवर करा देंगे। ठीक है, तो ये मतलब आधा ही हुआ, पूरा चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ, चैप्टर अभी इससे और एक लेक्चर बनेगा तब चैप्टर समाप्त होगा। अगर आधार उधर पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे हम, वो फिर नंबर नहीं ला पाइएगा उतना अच्छा। ठीक है, अगर नंबर लाना चाहते हैं तो फिर शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं कि VVI कराइए वो कराइए, VVI उसी को कराएंगे जिसको पास है, हम करा देंगे, बोर्ड एग्जाम पास हो जाइएगा, लास्ट में आइएगा 1 महीना पास हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो बच्चे अभी से बोल रहे हैं कि सर इंपोर्टेंट कराइए, VVI कराइए, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा आप आइए 2 महीना बाद या फिर दिसंबर महीना में हम आपको पास करा देंगे। अगर जो बच्चा अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो फिर आपसे हम मेरे साथ चलिए, हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये सब चीज पढ़ लिया, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा ये सारा चीज आपका
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। पार्ट 1 का वीडियो आपको कवर कर लेना है, इसका नोट आपके पास होनी चाहिए। पार्ट 2 कब आएगा, इसका बहुत ही जल्द आ जाएगा। जब हम पार्ट 2 लाएंगे तो पार्ट 2 लाएंगे तो उस समय ये नहीं कि पार्ट 1 का नोट आप नहीं बनाए, पार्ट 1 का नोट बना के रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बताइएगा कि कहाँ आपको समझ में नहीं आया, कहाँ समझ में आया, कहाँ कहीं दिक्कत हुई, तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपके कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।